ओके फ्रेंड्स, तो साइटोप्लाज्म पढ़ने से पहले हम एक और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और वो है सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो है एक आउटर कवरिंग होती है आफ्टर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो किन में पाई जाती है? जो सभी प्लांट सेल में पाई जाती है, जो बैक्टीरिया में पाई जाती है एंड ब्लू ग्रीन एल्गीज में पाई जाती है। ठीक है, साथ ही सभी फंगाइज में ये पाई जाती है, फंगस। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाई किया है, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्ट, सम प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल होती है। ठीक है, सभी प्लांट सेल में होती है। फंगस, जो फंगाई का जो किंगडम है उनमें भी ये सेल वॉल पाई जाती है। साथ ही बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा में जो आते हैं उनमें भी सेल वॉल होती है। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो क्या है? एक्चुअली एक आउटर कवरिंग है, प्लांट सेल में पाई जाती है, नॉट इन एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है ये किसकी बनी होती है? ठीक है, प्लांट सेल में तो एक फाइब्रस पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इस फाइब्रस पॉलीसेकेराइड को सेल्यूलोज कहा जाता है। ठीक है, जबकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और ऑल फंगाई जो है वो काइटिन की बनी होती है फंगाइज में। ठीक है, तो दिस इज द मटेरियल विच फॉर्म द सेल वॉल इन दीज थ्री। ठीक है, प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में और फंगाई में। ठीक है, सेल वॉल क्या करती है? तो सेल वॉल जो है मोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसीलिए जो प्लांट सेल हैं दे कैन विथस्टैंड द मोर प्रेशर देन द अदर सेल। ठीक है, तो ये जो सेल है, ये जो सेल वॉल है ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, तो सेल वॉल प्रोटेक्ट्स, व्हाट इज द फंक्शन? इट प्रोटेक्ट्स, ठीक है, एंड प्रिजर्व द शेप ऑफ सेल, शेप को प्रिजर्व करके रखती है। ठीक है, इट इज फ्रीली परमिएबल टू मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, सभी सब्सटेंसेस के लिए फ्रीली परमिएबल होती है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, तो एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती सेल वॉल, प्लांट सेल में पाई जाती है, बैक्टीरिया और फंगाई में पाई जाती है। प्रोटेक्ट करने का काम करती है सेल वॉल। ठीक है, और शेप जो है उसे प्रिजर्व करती है। ठीक है, और ये फ्रीली परमेबल होती है एज कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मोस्ट मटेरियल्स के लिए इट इज फ्रीली परमेबल। द मैकेनिज्म विल बी द सेम, डिफ्यूजन एंड द ऑस्मोसिस। ठीक है, सेल वॉल का जो मेन पर्पस है वो है कि ये शेप को प्रिजर्व करके रखती है। ठीक है, साथ ही जो सेल सैप होता है उसमें से जो प्लांट में सेल सैप होता है उसका जो टर्गर प्रेशर होता है, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि प्लांट का जो सेल सैप होता है, सेल सैप मतलब जो वाटर होता है अराउंड द सेल, ठीक है, तो उससे जो है उसके प्रेशर से ये सेल जो प्लांट सेल होती हैं अपने आपको प्रिजर्व करके रखती है। दैट मीन्स ये शेप को बनाए रखती है, टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, व्हाट इट डज, इट फॉर्म्स या इनवर्ड टर्गर प्रेशर एंड प्रोटेक्ट द सेल from outer turgor pressure। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि ये जब सेल वॉल होती है तो अंदर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करती है, टर्गर प्रेशर जिसे कहते हैं,
उसके द्वारा यह एक सेल का शेप बना के रखती है। साथ ही जो आउटर टर्गर प्रेशर है, बाहर के एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है, उससे यह सेल को बनाए रखती है, उसका जो शेप है, साइज है, उसे वो प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, और इसीलिए जो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल्स की कंपैरिजन में ज़्यादा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को जो है सहन कर सकती है, बेयर कर सकती है। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब एक एक्टिविटी जो दी गई है आपकी बुक्स में वो ये कि आप किस प्रकार देख सकते हैं कि प्लांट सेल में परमेबिलिटी होती है। तो जब आप एक जो है र्यू लीव्स को यदि आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो जब आप उसकी सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो सेल जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने की वजह से क्या होगा कि जो सेल के अंदर का, देखिए इस प्रकार सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वैक्यूल्स, हमें पता है कि प्लांट में वैक्यूल्स होती है और उनका जो न्यूक्लियस है वो यूजुअली पेरिफेरी में होता है। ठीक है, तो जब ये नॉर्मल सेल है, दिस इज नॉर्मल सेल, ठीक है, जब एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप सेल को डालेंगे तो क्या होगा कि फ्लैक्सिड हो जाएगी सेल, किस कारण से, और प्रोटोप्लाज्म जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो अंदर का प्लाज्म रहता है, साइटोप्लाज्म, इट विल बी सेपरेट फ्रॉम द वॉल, सेल वॉल, एंड इट विल बी रिट्रैक्टेड। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। किस वजह से? क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है। ठीक है, और इस प्रकार से जब आप इसे देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो आपको ये प्लाज्मोलाइसिस दिखेगी। प्लाज्मोलाइसिस इसे कहते हैं क्योंकि जो प्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है, उसमें से पानी बाहर आ गया है। ठीक है, तो वो कहलाएगा प्लाज्मोलाइसिस, और ये सेल बन जाएगी फ्लैक्सिड सेल, क्योंकि ये टर्जिट सेल थी जब इसका नॉर्मल थी, टर्जिट सेल थी जब इसका टर्गर प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन जब आप इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा कि जो वाटर है वो सब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स एक्सो ऑस्मोसिस की वजह से, एक्सो ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोसिस हमने देखा, द वाटर का जो है जाना, कहाँ से जाना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, सेल विल बी बिकम फ्लैक्सिड, और इसे कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। वहीं यदि आप लीफ को बॉयल करेंगे पानी में और फिर उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो आप इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं ऑब्जर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि जो डेड सेल है, उसकी जो डेड सेल हैं, दे आर नॉट परमेएबल, ये शो होता है इससे, ये ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज द एक्टिविटी टू शो हाउ द सेल वॉल इज परमेएबल। ठीक, तो ये हमने देखा सेल वॉल जो है, इट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल, कि प्लांट सेल दे कंटेन द सेल वॉल एंड एनिमल सेल डोंट कंटेन द सेल वॉल। ठीक, तो अब हम देखेंगे द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज साइटोप्लाज्म। Okay friends, now in the structure of cell we will see the cytoplasm. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म, ठीक है, सेकेंड नंबर अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है सेल में। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ये तीन बेसिक स्ट्रक्चर है जो सभी सेल्स में पाए जाते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म का जो स्ट्रक्चर है, इट कैन बी वेरिएट इन वेरियस सेल्स। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं साइटोप्लाज्म की पोजीशन क्या है सबसे पहले तो। ठीक है, तो इट इज द एमॉर्फस, homogeneous and colloidal substance between plasma membrane and nucleus और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में
जो एमॉर्फस, एमॉर्फस मतलब जिसका कि कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, होमोजीनस, जो होमोजीनस होता है, सब जगह एक जैसा फैला होता है, और कोलाइडल सब्सटेंस, दैट मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, और किसके बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में, इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटो मीन्स सेल, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड, तो जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, जो सेल है उसका फ्लूइड है। ठीक है, तो सेल का फ्लूइड इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। सेल के फ्लूइड का, साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर देखते हैं किस प्रकार होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली दो प्रकार से होता है। ठीक है, मैट्रिक्स और हाइलोप्लाज्म, और दूसरा है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या आते हैं, सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल इंक्लूजन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स या हाइलोप्लाज्म क्या होता है। मैट्रिक्स या हाइलोप्लाज्म एक्चुअली क्या है, जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड है, वो कहलाता है मैट्रिक्स या हाइलोप्लाज्म, जबकि इसी साइटोप्लाज्म में, इसी फ्लूइड में जो डिफरेंट स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं वो कहलाते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। इसमें आते हैं ऑर्गेनल्स, कुछ ऑर्गेनल्स सेल के जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इन सेल इंक्लूजन, सेल इंक्लूजन्स नॉन लिविंग मटेरियल जो कि सेल में के फ्लूइड में रहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, स्टार्च, दीज आर कॉल्ड एज सेल इंक्लूजन। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स या हाइलोप्लाज्म, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला होता है एक्टोप्लाज्म और प्लाज्मा जेल, दूसरा होता है एंडोप्लाज्म और प्लाज्मा सोल। ठीक है, तो ये जो हाइलोप्लाज्म में दो एरिया में डिवाइड रहता है। जो अंदर का मैट्रिक्स होता है, अंदर का जो फ्लूइड होता है, वो कैसा होता है, डेंसर होता है, डेंस होता है। ठीक है, और डेंसर एंड लेस नॉन ग्रेन्युलर, ग्रेन्स नहीं होते इसमें, ग्रेन्यूल्स नहीं होते, तो ये डेंसर और नॉन ग्रेन्युलर कहलाता है, जेल लाइक होता है, इसलिए इसे कहा प्लाज्मा जेल। जबकि, और ये कहाँ रहता है, आउटर पार्ट रहता है इसका। ठीक है, आउटर डेंसर एंड नॉन ग्रेन्युलर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज प्लाज्मा जेल या एक्टोप्लाज्म। वहीं इनर मोर फ्लूइडी नेचर का होता है एंड ग्रेन्युलर पार्ट कहलाता है एंडोप्लाज्म या प्लाज्मा सोल। ठीक है, तो मैट्रिक्स या हाइलोप्लाज्म के दो एरियाज में, ठीक है, दे आर इंटर कन्वर्टिबल, दैट मीन्स इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, दैट मीन्स उसमें जो सब्सटेंसेस हैं, मटेरियल्स हैं, उनका एक्सचेंज हो सकता है, दे आर इंटर कन्वर्टिबल। ठीक है, तो मैट्रिक्स एंड हाइलोप्लाज्म का हमने देखा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो मैट्रिक्स और हाइलोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। तो मैट्रिक्स और हाइलोप्लाज्म दो एरिया में डिवाइडेड है, एक्टोप्लाज्म और प्लाज्मा जेल से कहते हैं, जो कि आउटर डेंसर और नॉन ग्रेन्युलर पार्ट होता है, जबकि एंडोप्लाज्म एंड प्लाज्मा सोल इनर फ्लूइडी, ज्यादा फ्लूइड इसमें होता है, एंड ग्रेन्यूल्स इसमें होते हैं, तो ये कहलाता है प्लाज्मा सोल। ठीक है, प्लाज्मा जेल एंड प्लाज्मा सोल। ठीक, तो ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, दे शो द कंटिन्यूअस मूवमेंट। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ये कंटिन्यूअस मूवमेंट शो करता है, जिसे साइक्लोसिस कहते हैं, साइक्लोसिस। ठीक है, क्या होता है, ये जो सेल है, ठीक है, इस प्रकार, इस यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस जो है स्ट्रीमिंग शो करता है। ठीक है, और इस स्ट्रीमिंग को कहा जाता है साइक्लोसिस। यह जो स्ट्रीमिंग होती है साइटोप्लाज्म की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
साइटोप्लाज्म की जब स्ट्रीमिंग होगी तभी जो मटेरियल है उनका एक्सचेंज हो पाएगा, ठीक है, जब भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएंगे, क्योंकि जो मीडियम है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग की वजह से ही एक्सचेंज हो पाता है, आदान प्रदान हो पाता है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो व्हाट इज द फंक्शन? तो इट वर्क एज अ पाथवे for different mechanisms in the cell जैसे कि बायोसिंथेसिस, ऑक्सीडेशन, ठीक है। बायोसिंथेसिस जैसे कि किसी प्रोडक्ट की सिंथेसिस होने है, प्रोटीन को फॉर्म करना है, तो प्रोटीन के लिए रॉ मटेरियल किससे होके गुजरेगा, साइटोप्लाज्म से, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन यदि सेल को चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचनी चाहिए सेल, तो सेल का जो ऑक्सीडेशन है वो कैसे, ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तक, थ्रू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इस प्रकार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साइटोप्लाज्म जो है वो एक मीडियम का काम करता है एक्सचेंजेस ऑफ मटेरियल के लिए। ठीक है, साथ ही ग्लाइकोलाइटिक पाथवेज में भी काम करता है ये, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। तो डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए इट वर्क एज अ पाथवे, इट वर्क एज अ मीडियम, ठीक। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। इट विल टेक एज अ डिफरेंट टॉपिक बिकॉज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इसमें हम देखेंगे, ठीक। तो नाउ वी विल सी द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी विल सी द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये डिफरेंट माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं सेल के, डिफरेंट फंक्शनिंग में सेल को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, डिफरेंट structures in cytoplasm helps in different bio activities। सेल की जो एक्टिविटीज हैं उसमें हेल्प करते हैं, जैसे कि बायोसिंथेसिस, किसी प्रोडक्ट का सिंथेसिस करना, बनाना, बायोसिंथेसिस कहलाता है। एक्सक्रीशन, किसी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, एक्सक्रीशन कहलाएगा। डाइजेशन, किसी सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना, डाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके और एनर्जी प्रोडक्शन करना, रेस्पिरेशन कहलाएगा। तो इस प्रकार ये डिफरेंट बायो एक्टिविटीज में जो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं वो सेल को हेल्प करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला जो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पोजीशन क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर्म फ्रॉम द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक ट्यूब्यूल्स, ट्यूब-like structure, cisterns, cisternae and vesicular structure, vesicle type structure in throughout the cytoplasm। वैसे तो यूजुअली ये throughout साइटोप्लाज्म रहते हैं, बट स्पेशली इन एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म में ज्यादा दिखते हैं, ठीक है, और इसीलिए इन्हें कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्म में पाए जाते हैं, रेटिकुलम मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे सिस्टर्नी। सिस्टर्नी किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है? इस प्रकार से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक के ऊपर एक, और इसमें इस प्रकार से ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ये राइबोसोम्स के साथ और राइबोसोम्स के बिना भी स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें
कि दो डिवीजन में बांटा गया है वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। और वेसाइकल्स हो सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और टिब्यूल्स हो सकती हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सिस्टर्नी कहलाती है इस प्रकार का, ये वेसाइकल्स होते हैं, स्मॉल वेसाइकल टाइप, और ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्म में ये रहते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का रहता है, लिपोप्रोटीनस और ट्राइलेमाइनर लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही तरह ये लिपोप्रोटीनस लिपिड और प्रोटीन से बने हुए रहते हैं और ट्राइलेमाइनर इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, शॉर्ट में इसे RER और इसे SER भी कहते हैं। अब ये रफ और इसमें क्या डिफरेंस है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके ऊपर इस प्रकार से राइबोसोम्स रहते हैं, तो इट कंटेन राइबोसोम्स and it does not contain ribosomes. राइबोसोम्स जो होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। इसलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हेल्प करता है लिपिड सिंथेसिस। और जब लिपिड सिंथेसिस होती है तो वो किस किस काम में आती है, तो फैट, स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल बनाने में काम आती है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स एंड फैट ये लिपिड से ही बनते हैं, तो इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल यदि देखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्या एग्जाम्पल है, प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स में ये रहते हैं, ऐसे बहुत सारी सेल्स में ये हो सकते हैं डिफरेंट, लेकिन यदि एक एग्जाम्पल हम देखें तो प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं, प्लाज्मा सेल्स एक प्रकार की WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, हमें पता है ब्लड में सेल्स पाई जाती हैं, एक होती है रेड ब्लड सेल्स, एक होती है WBC वाइट ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स इज अ फॉर्म ऑफ WBC और ये जो है प्लाज्मा सेल्स हमारी एंटीबॉडी फॉर्म करने में हमें हेल्प करती है। अब एंटीबॉडी क्या होती है, यदि हमें कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में आ जाए जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, तो उसके अगेंस्ट केमिकल बनाना और उसे खाना, ठीक है, उसे नष्ट करना, उसे डिस्ट्रॉय करने का काम हमारी WBC करती है, इसीलिए उन्हें हम सोल्जर्स कहते हैं बॉडी का। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडी फॉर्म करती हैं और एंटीबॉडी का केमिकल नेचर होता है प्रोटीनस, इसीलिए प्लाज्मा सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वो भी रफ पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वहीं एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स जो होती हैं हमारी फैट सेल्स होती हैं, ऐसी सेल्स जिनमें कि फैट रहता है, तो उन्हें कौन सा रेटिकुलम चाहिए एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ वाला, क्योंकि वो लिपिड सिंथेसिस करता है। तो एडिपोसाइट्स आर एग्जाम्पल जिन्हें कि फैट सेल्स भी कहा जाता है, दे आर एग्जाम्पल ऑफ SER। ठीक, तो इस प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जस्ट द डिफरेंशिएशन इज बेस्ड ऑन द राइबोसोम्स प्रेजेंट्स। राइबोसोम्स जिन पे प्रेजेंट होंगे वो रफ कहलाएंगे, जिन पे नहीं होंगे वो स्मूथ कहलाएंगे। ठीक है, अब यदि हम देखें कि इसका क्या फंक्शन है, तो फंक्शंस हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन कंक्लूड। ठीक है, सबसे पहले तो प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस,
ये मेन फंक्शन हो गया। उसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक साइटोस्केलेटन का काम करते हैं। साइटोस्केलेटन मतलब कि जो सेल है उसका आकार बना रहे, वो कोलैप्स ना हो, उसके लिए जरूरी है कि सेल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हो जो कि उसके आकार को बनाए रखें। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके सेल के स्केलेटन का काम करते हैं। स्केलेटन मतलब ढांचा, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का शेप बनाए रखने के लिए बोन्स होती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी का एक प्रॉपर शेप मेंटेन रहता है, ठीक है, स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। वहीं सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज अ साइटोस्केलेटन काम करते हैं। साइटो मीन्स सेल और स्केलेटन मतलब ढांचा। तो सेल का जो ढांचा है वो बनाते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, साइटोस्केलेटन, ठीक है। साथ ही अच्छा, लिवर सेल्स, जो लिवर सेल्स का SER होता है, SER ऑफ लिवर सेल्स ऑफ मैमल्स, लीवर सेल, मैमल्स की लिवर सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। पॉइजनस मटेरियल का डिटॉक्सिफिकेशन, उसका टॉक्सिक नेचर जो है, इसका जो पॉइजनस नेचर है किसी सब्सटेंस का, उसको कम करने का काम करता है। SER ऑफ लिवर सेल, ठीक है, ऑफ मैमल्स। तो मैमल्स की जो लिवर सेल्स हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टू डिटॉक्सिफाई या टू डिक्रीज द टॉक्सिक नेचर ऑफ सम पॉइजनस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर सेल्स ऑफ मैमल्स, ठीक है। साथ ही सेल का सर्कुलेटरी सिस्टम भी के रूप में भी काम करता है। इट वर्क एज अ सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? ब्लड क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का क्या करता है? वो सर्कुलेशन करता है। तो इसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सर्कुलेशन का काम करते हैं और डिफरेंट रॉ मटेरियल जो है वो डिफरेंट सिंथेसिस के लिए सेल को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि दूसरे जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं, उनके लिए कुछ रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट ऑल्सो हेल्प्स इनटू द ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। तो इट वर्क एज अ सेल सर्कुलेटेड सिस्टम ऑफ सेल, ठीक है। सेल का सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में काम करता है। अच्छा, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, इट फॉर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यू सेल, ठीक है। जब सेल डिवीजन होता है और एक सेल से 2 सेल बनती हैं या 4 सेल्स बनती हैं, तो उन सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यू डॉटर सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड और प्रोटीन बनाता है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है न्यू सेल्स की, उसे फॉर्म करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ सेल, ठीक है। जैसा कि हमें पता है, आप देख सकते हैं कि बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर है और इसीलिए उनका जो सरफेस एरिया है, जो सरफेस है वो काफ़ी बड़ा है। तो लार्ज सरफेस एरिया की वजह से जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स द लार्ज सरफेस एरिया टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटी ऑफ सेल्स, ठीक है। तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। तो एक बार फिर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर हमने देखा किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं साइटोप्लाज्म में जो कि एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पोजीशन क्या है? तो ये जो है ट्यूब्यूल, सिस्टर्नी और वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है इनटू द एंडोप्लाज्म स्पेशली। एंड इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार का होता है, ये हमने देखा। सिस्टर्न्स जो है वो इस प्रकार की होती हैं, वेसाइकल्स होते हैं और ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये लिपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर होते हैं और ट्राइलैमिनर होते हैं लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 2 प्रकार के होते हैं, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक पे राइबोसोम्स होते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और इस प्रकार स्टेरॉइड,
फैट और कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। ठीक है, फंक्शंस हमने देखे तो प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड इन दिस वे फैट, स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, देन वर्क एज अ सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इट वर्क एज अ साइटोस्केलेटन। ठीक है, एंड SER इट वर्क एज अ डिटॉक्सिफिकेशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में जो लिवर सेल्स होती हैं उनकी लिवर सेल्स जो है उनका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर हम मैमल्स नहीं लिखेंगे, वर्टिब्रेट्स हैं। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं मैमल्स में भी, नॉट इन मैमल्स, वर्टिब्रेट्स सभी वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, इंक्लूडिंग मैमल्स एंड ऑल अदर्स। ठीक है, तो सभी वर्टिब्रेट्स में जो लिवर की SER होते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, पॉइजनस मटेरियल को नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं और एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि ज़्यादा बायो एक्टिविटी हो सके सेल की। ठीक, तो ये हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन। अब हम देखेंगे राइबोसोम्स क्या होते हैं। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एक बात मैं बताना भूल गई हूँ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सभी जो है यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। ठीक है, सभी सेल्स में होता है एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड RBCs ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो मैमल्स में जो RBCs होती हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, प्रोकैरियोटिक्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, और सभी यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स उसे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स, क्योंकि हमने देखा कि एंडोप्लाज्म पे क्या रहते हैं, राइबोसोम्स रहते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स एक्चुअली होते क्या हैं, तो राइबोसोम्स जो है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है सेल का, और ये एक्चुअली नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, दे आर जस्ट पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर। और ये किस चीज के पार्टिकल होते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीनस मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, जो कि किससे बने हुए होते हैं, RNA से और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये RNA और प्रोटीन से बने हुए होते हैं, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर हैं, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं और RNA और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो होते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार का होता है, तो राइबोसोम्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है उनका सेडिमेंटेशन किस रेट से होता है, इस आधार पर उन्हें सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर जो है दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम्स। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये भी, इनकी दो सब यूनिट्स होती हैं, दो सब यूनिट्स में 70S राइबोसोम्स जो हैं वो 50S एंड 30S सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, जबकि 80S राइबोसोम्स जो हैं वो 60S और 40S राइबोसोम से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दो सब यूनिट्स हैं, दीज आर द सब यूनिट्स जिनसे कि मिलके राइबोसोम्स बनते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या हैं, एक्चुअली ये पार्टिकल्स हैं। यूजुअली जो है राइबोसोम्स पूरे साइटोप्लाज्म में भी रहते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी रहते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो है इनका फंक्शन क्या है, तो इनका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, और इन्हें इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। ठीक है, दे कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज।
क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स दे आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेनस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो कि आरएनए, ठीक है, जो कि आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इससे मिलके इन दो चीजों से मिलकर ये राइबोसोम्स बने होते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर 70S और 80S दो प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं जो कि दो सब यूनिट से मिलके बनते हैं। तो 70S 50 और 30 सब यूनिट से मिलके बनता है, जबकि 80S राइबोसोम 60S और 40S सब यूनिट से मिलकर बनता है। मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा राइबोसोम्स। ठीक है, और ये जो राइबोसोम्स होते हैं दे फाउंड इन ऑल बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है हमें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनमें कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि सभी यूकैरियोट्स में तो पाया जाता है लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। ठीक है, वैसे ही जो राइबोसोम्स हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और दे आर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही विजिबल होते हैं। ठीक है, तो इतना काफी है राइबोसोम्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स जो हम पढ़ रहे हैं सेल स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में अब हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस भी इसे कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर जो है ऑल यूकैरियोट्स में पाया जाता है और एक्सेप्ट मैमलियन आरबीसीज, मैमल्स की जो आरबीसीज होती हैं उनमें नहीं होता और साथ ही स्पर्म सेल्स में नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो मैमेलियन जो स्पर्म सेल होती है, मैच्योर स्पर्म सेल, उसमें गोल्जी एपरेटस नहीं होता। यह जो स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी, इट इज अ लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। लाइट माइक्रोस्कोप में इसे देखा जा सकता है और इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में यह प्रेजेंट रहता है। अब यह गोल्जी बॉडी जो है, इसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी है वो कैमिलो गोल्गी ने 1898 में की थी, 1898, और इसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज भी शेयर किया था, शेयर द नोबेल प्राइज फॉर इट। ठीक है, तो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने जो है गोल्जी बॉडी या गोल्गी एपरेटस का जो है डिस्कवरी की थी और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यह जो गोल्जी बॉडी है इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है देखते हैं। तो दो प्रकार का स्ट्रक्चर इसका होता है, टू टाइप्स। एक तो सिस्टर्नी, जिस प्रकार से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखी थी, और वैक्यूल्स। सिस्टर्नी जो होती है वो 2 लेयर स्ट्रक्चर होता है विद अ सोलन एंड। और जो वैक्यूल्स है वो सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो गोल्जी एपरेटस है किस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा उसका? आप देख सकते हैं स्वोलन एंड बनाए हैं, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है और ये हम वैक्यूल्स हैं। ठीक है, तो दिस आर सिस्टर्नीज
एंड दीज आर वैक्यूल्स। ठीक है, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो होता है किसका, गोल्जी बॉडी का। ठीक है, और वसाइकल्स, स्मॉल वसाइकल्स जो हैं इसके रहते हैं, वैक्यूल्स एंड वसाइकल्स। ठीक है, तो अब ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया गोल्जी बॉडी का। अब ये गोल्जी बॉडी का वर्क कैसा होता है, क्या फंक्शन क्या करता है गोल्जी बॉडी, तो अब हम देखते हैं इसका फंक्शन। ठीक, तो जो गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस है एक्चुअली सेल सिक्रीशन का काम करता है। इट वर्क इज अ सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन क्या, देखिए क्या होता है कि सेल में हमने देखा बहुत सारी बायोसिंथेसिस हो रही है, प्रोडक्ट्स जो है बनाए जा रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, हार्मोन सिंथेसिस, एंजाइम सिंथेसिस। तो ये जो सिंथेसिस है, ये जो बने प्रोडक्ट्स, बायो प्रोडक्ट्स, इन्हें स्टोर करने का काम, इन्हें मॉडिफाइड करने का काम, पैकेजिंग का काम रहता है गोल्जी बॉडी का। और साथ ही जब इतनी सिंथेसिस होती है, जब इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी फॉर्म होते हैं। यह जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको सिक्रीट, एक्सक्रीट करने का, बाहर निकालने का काम वो करता है गोल्जी बॉडी। तो इस प्रकार यह जो है सेल सिक्रीशन का काम करता है। इसमें जो है इट वर्क इज अ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल, एज अ पैकेजिंग मेम्ब्रेन काम करता है फॉर डिफरेंट मटेरियल लाइक प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स। ठीक है, तो इनके लिए पैकेजिंग का काम करता है, इसमें स्टोर रहते हैं। ठीक है, और जब उन्हें रिलीज करना हो, सिक्रीट करना हो, तो गोल्जी बॉडी उसे सिक्रीट कर देता है। ठीक है, तो सेल सिक्रीशन का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, लाइसोसोम बनाता है, इट फॉर्म्स लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एंजाइम्स रहते हैं। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि जो है एंजाइम्स होते हैं। और इसके बाद गोल्जी बॉडी के बाद हम लाइसोसोम्स ही पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। इट फॉर्म्स लाइसोसोम्स, साथ ही एक्रोसोम्स ऑफ स्पर्म सेल। जो स्पर्म सेल्स होती है, जैसा कि हमने देखा कि स्पर्म सेल्स में गोल्जी बॉडी नहीं होती, क्योंकि ये जो गोल्जी बॉडी है वो स्पर्म सेल का एक्रोसोम बनाती है। एक्रोसोम क्या होता है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, वो कहलाता है एक्रोसोम्स। और ये बनता है एक्रोसोम्स जो है गोल्जी बॉडी से फॉर्म होता है। गोल्जी बॉडी जो है स्पेशली एंजाइम्स बनाने का काम करता है। तो एक्रोसोम्स में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और इसीलिए एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो एक्रोसोम्स होता है वो एंजाइम्स, उसमें एंजाइम्स रहते हैं और वो एग को पेनिट्रेशन का काम करता है। तो वो पेनिट्रेशन किसकी मदद से करता है, एक्रोसोम्स में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनकी मदद से ही वह एग को पेनिट्रेट कर पाता है। तो इस प्रकार यह जो एक्रोसोम्स है वो किसकी वजह से बन पाते हैं, गोल्जी बॉडी की मदद से। ठीक है, तो इट फॉर्म्स लाइसोसोम्स, ठीक है, इट फॉर्म्स एक्रोसोम्स ऑफ स्पर्म सेल्स, ठीक है, एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स सिक्रीटरी वेसिकल्स। ठीक है, तो सिक्रीटरी वेसिकल्स मतलब ये जो वेसिकल्स होते हैं इनके, वो जो वेसिकल्स हैं उनमें एंजाइम्स होते हैं, उनमें हार्मोन्स होते हैं और ये जब रिलीज होते हैं वेसिकल्स तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में ये एंजाइम्स को, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का मेन काम है सेल सिक्रीशन का, इट इज इंपॉर्टेंट, सेल सिक्रीशन का काम करते हैं। ठीक है, साथ ही लाइसोसोम बनाते हैं, एक्रोसोम्स बनाते हैं, सिक्रीटरी वेसिकल्स बनाते हैं। ठीक है, पैकेजिंग और जो है डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडिफिकेशन और स्टोरेज का काम करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी एक स्टोरेज का काम करता है और सिक्रीशन का काम करता है। ठीक है, एंड साथ ही इट फॉर्म्स पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड भी फॉर्म करता है।
ठीक है, तो ये पॉलीसेकेराइड बनाता है। ठीक है, प्रोटीन एंजाइम्स हार्मोन के साथ म्यूकस को भी, म्यूकस एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, उसे भी स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा गोल्जी बॉडी का क्या स्ट्रक्चर होता है, वर्क क्या होता है। न्यूक्लियस के पास लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिस्टर्नी, वैक्यूल्स और वसाइकल से मिलकर बना होता है। इसका डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी ने किया था 1898 में और उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। इसके फंक्शन क्या है, सेल सिक्रीशन मेन फंक्शन है, उसके अलावा लाइजोसोम फॉर्म करना, एक्रोसोम फॉर्म करना, पॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस करना, वह काम करता है गोल्जी एपरेटस। उसके अलावा डिफरेंट मटेरियल को स्टोर करना, पैकेजिंग करना, मॉडिफाई करने का काम, जैसे कि प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स और म्यूकस, इसका काम करता है गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो हमने देखा लाइजोसोम कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। अब हम देखेंगे लाइजोसोम होता क्या है, उसके क्या फंक्शंस हैं। अब हम देखते हैं कि लाइजोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लाइजोसोम्स, जैसा कि हमने बताया कि लाइजोसोम्स जो हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं, गोल्जी एपरेटस के द्वारा। तो लाइजोसोम्स एक्चुअली होते क्या हैं, तो दीज आर स्मॉल वसाइकल्स, ठीक है, विच आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो मैट्रिक्स होता है विथ हाईली heterogeneous matrix containing digestive enzyme। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है, हाइड्रालेज। और हाइड्रालेज जो है इट वर्क एट pH ऑफ 5 pH पर ये काम करता है हाइड्रोलाइज एंजाइम। ठीक है, तो लाइजोसोम एक्चुअली क्या होते हैं, दे आर द वेसिकल्स व्हिच कंटेन्स एंजाइम्स एंड इट हैज हाईली हेट्रोजेनस मैट्रिक्स, हाइड्रोजीनस मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और इसमें जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइजो मीन्स होता है ब्रेकडाउन, और सोमा मीन्स होता है बॉडी। तो ऐसी बॉडी जिसमें कि ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि ब्रेक डाउन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, डाइजेस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, तो लाइजोसोम्स में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि लाइसिस करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, लाइसिस या ब्रेक डाउन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम लाइजोसोम्स की क्या जरूरत है। ठीक है, तो लाइजोसोम्स की क्या जरूरत है, इसका फंक्शन हम देख सकते हैं। ठीक है, तो दे वर्क एज अ डाइजेस्टिव बैग्स, किसके डाइजेशन के लिए, फॉर द डाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड, जो फूड रिजर्व रखा हुआ है सेल में उसका डाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन बॉडीज क्या, अब मैंने जैसा बताया आपको कि हमारी बॉडी में यदि अटैक हो वायरस का, बैक्टीरिया का, तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, फॉरेन बॉडी है। तो उन फॉरेन बॉडी को डाइजेस्ट कर सकता है लाइजोसोम्स। ठीक है, तो हमारी जो लाइजोसोम्स हैं वो फॉरेन बॉडी को एनगल्फ भी कर सकते हैं, दे ईट अप द फॉरेन बॉडी, जिसे कहते हैं, ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस, हेट्रोफेजी। ठीक है, फॉरेन बॉडी को ईट अप कर लेना इज कॉल्ड एज हेट्रोफेजी। ठीक है, तो जब फॉरेन बॉडी यदि हमारी सेल्स में आ गई तो उसे ईट अप कर लेना, उसे डाइजेस्ट कर लेना, उसे ब्रेक कर देना, ब्रेक डाउन कर देना, इसका काम होता है लाइजोसोम्स का। ठीक है, तो दे वर्क एज अ डाइजेस्टिव बैग्स। ठीक है, ऑटोफेजी, दैट मीन्स डेड सेल्स, डेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो डेड सेल स्ट्रक्चर जो हो जाते हैं, यदि डेड सेल्स हो गई हैं तो डेड सेल्स को क्या होता है, हमारी बॉडी में जो WBCs हैं वो दो काम करती है, एक सोल्जर्स का, एक स्कैवेंजर्स का। सोल्जर्स मतलब क्या कि यदि फॉरेन बॉडी कोई आई तो उसको क्या करेंगी, वो
एनगल्फ कर लेती है, उसे ब्रेक डाउन कर लेती है, और उनमें लाइसोसोम्स जो हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोम्स में एंजाइम्स होते हैं, स्पेशली हाइड्रोलेज, जो कि इन्हें ब्रेक डाउन कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो फॉरेन बॉडी है उसे जब WBC ईट अप कर लेंगी तो क्या होगा कि वो ब्रेक डाउन कर देंगे उसे, किसकी मदद से, लाइसोसोम्स की मदद से। उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी बहुत सारी सेल्स जो हैं वो डेड होती जाती हैं, उनकी जब एक लाइफ हो जाती है तो वो सेल्स डेड हो जाती हैं, तो उन डेड सेल्स को भी WBC ईट अप कर लेती हैं, और जो WBC में लाइसोसोम्स होता है उसे डाइजेस्ट कर देता है। इसे कहते हैं ऑटोफेजी, और इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। They are also called as suicidal bags। ठीक है, तो इस प्रकार से लाइसोसोम्स जो हैं वो डाइजेशन का काम करते हैं, वो चाहे फॉरेन बॉडी हो, चाहे वो रिजर्व फूड हो, चाहे वो हमारी बॉडी के ही या चाहे वो सेल का ही कोई स्ट्रक्चर हो, तो उसे डाइजेस्ट करने का काम होता है लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स में हाइड्रोलेज एंजाइम्स होता है जो कि डाइजेशन का काम करता है, और यह 5 pH पर ही काम कर सकता है। यदि इससे ज़्यादा या कम हुआ तो यह हाइड्रोलेज एंजाइम काम नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार चूंकि जो लाइसोसोम्स हैं वो किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कुछ भी वेस्ट यदि है सेल में, ठीक है, तो उसे डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहा है, लाइसोसोम, और इसीलिए इन्हें गार्बेज डिस्पोजल ऑफ सेल या गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम किसे कहा जाता है, लाइसोसोम का। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट करता है कुछ भी यदि वेस्ट मटेरियल हुआ या फॉरेन मटेरियल हुआ जो कि हानिकारक है बॉडी के लिए, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, तो उन्हें डाइजेस्ट करेगा, एनगल्फ करेगा लाइसोसोम्स, और इस प्रकार प्रोटेक्ट करेगा सेल को। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा लाइसोसोम्स। वी विल कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट सेशन देन अबाउट द पेरोक्सिसोम, अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल मूव फॉरवर्ड।